नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपना यूपी होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट 6 देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होगा। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपसे यदि पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और ये मोहनजोदड़ो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि किस भाषा का है शब्द, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। और यहाँ यहीं से जो है कि विशाल स्नानागार, अन्नागार, और यहीं से नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और मिली है। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है, आप सबसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल क्या था, सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगन, कालीबंगा यानी यहाँ से क्या मिले हैं दोस्तों, यहाँ से मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य और हल के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब जुता हुआ खेत मिलेगा तो हल के भी साक्ष्य यहीं से मिलेंगे, आप सबको भी पता है। और कालीबंगा है कहाँ पर, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक शब्द आता है दोस्तों, मतलब एक जगह आती है बनवाली। बनवाली कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बनवाली है हरियाणा में स्थित। और यहाँ से मिट्टी का हल्का खिलौना मिला हुआ है बनवाली से। और बनवाली से ही जो है कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। जो फैक्ट्स मैं आपसे बताऊं वो आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं तो आपको दोस्तों लगभग इस क्लास में लगभग 20-22 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन हर एक अगर फैक्ट से, हर एक प्रश्न से अगर मैं 5 क्वेश्चंस भी आपको एक्स्ट्रा बातें बताऊं तो आपका हो जाएगा 20-25-100, मतलब 100 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको भी पता होगा। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ कहाँ पर स्थित है, आप सबको पता होगा, यूपी में है। कहाँ पर है, मेरठ यूपी में है। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये 1857 की क्रांति जो हुई थी, यानी ये जो विद्रोह हुआ था, इसका उस समय तत्कालीन कारण क्या था, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का जो है कि इस्तेमाल किया जाता था गोली वगैरह चलाने के लिए। ठीक है। और जो ये 1857 की जो पहले घटना हुई थी, ये 24 मार्च 1857 को की गई थी। किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि पहली घटना किसके द्वारा की गई थी 1857 के विद्रोह में, तो 29 मार्च मंगल पांडे द्वारा, 29 मार्च 1857 को। ठीक है, यहीं पर आपसे 2-4 क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, आप बताएंगे धीरे धीरे, एकदम आराम से सोच करके जवाब दीजिए। बताइए, कानपुर में विद्रोह जो हुआ था 1857 की क्रांति का, इसका नेतृत्व वहां पर किसने किया था, तो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। झांसी में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी में सबको पता है, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जिनका बचपन का नाम क्या था, मनु था, और उनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, बताइए कि बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था। एक एक फैक्ट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिहार में किसने किया था, जगदीशपुर में जो है कि जिला है जगदीशपुर जगह, वहां पर जो है कि किया था कुंवर सिंह ने। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है दोस्तों, कुंवर सिंह ने वहां का मोर्चा संभाला था। ठीक है, विद्रोह के समय यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके इस घटना के बाद जो है कि इसको वायसराय बना दिया गया था, भारत का वायसराय कैनिंग को। तो भारत का पहला वायसराय भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, क्योंकि जब ये विद्रोह खत्म हुआ, मतलब जब इस विद्रोह जो है कि जब हुआ था, उसके बाद 1858 का एक भारत शासन अधिनियम आया था इंग्लैंड की ओर से, और वहां पर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कि शासन खत्म कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। 1858 के एक्ट के तहत जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और रानी विक्टोरिया को जो है कि भारत की साम्राज्ञी इस समय घोषित कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। रानी विक्टोरिया ने ही जो है कि ये भारत शासन अधिनियम लाया था भारत में, और 1858 के इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, और जो भारत की जो बागडोर थी वो चली गई थी, भारत की साम्राज्ञी के रूप में चली गई थी रानी विक्टोरिया के पास। ठीक है, अच्छा एक कथन और आता है दोस्तों कि बताइए कि जो
स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी 1857 की क्रांति को, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो देखिए कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बस आराम से सुनना है, जो नहीं है उसको उस फैक्ट को लिखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, आप सभी को पता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है, ये 5 से 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। फिर 35 के बाद क्या आ जाता है? 36। तो 36 से 51 तक क्या है? आपके नीति निदेशक तत्व हैं, जो कि भाग 4 में है। नीति निदेशक तत्वों को हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो ये लिया है हम लोगों ने आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिया है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया है? तो यूएसए से लिया है, यानी अमेरिका से लिया है। और नागरिकता यानी एकल नागरिकता हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो एकल नागरिकता लिया है हम लोगों ने ब्रिटेन से। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कुछ और बातें बताना चाहूँ तो बताइए कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है कि किस अनुच्छेद या फिर किस भाग में है? तो भाग 4 क में है। जैसे 4 में क्या है? तो 4 में है नीति निदेशक तत्व, और 4 क या फिर 4 ए भी बोला जाता है, 4A, तो इसी में है राज्य की मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य, याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि मौलिक कर्तव्यों को 4 क है जो, या फिर 4A है, इसको कब जोड़ा गया था संविधान में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं और, तो बताइएगा कि निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है? यानी निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित कौन सा भाग है? तो वो भाग है आपका 15, याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। अच्छा, अनुच्छेद यदि पूछ दे किससे संबंधित है, अनुच्छेद कौन सा है जो चुनाव से संबंधित है? तो वो है 324। ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित है। जो भाग 15 है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपसे पूछा जाए तो 324 से लेकर के 329 तक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप बताएंगे कि 18 किसमें है? भाग 18 क्या है? तो भाग 18 में है आपातकाल। आपातकाल, ठीक है। आपातकाल हम लोगों ने किस देश से लिया है? तो ये लिया है जर्मनी से। ठीक है, और आपातकाल हम लोगों को कितने प्रकार से लगाते हैं? 3 प्रकार से आपातकाल लगता है। एक लगता है 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, एक लगता है 356 जो कि राजकीय आपातकाल है, केवल राज्य में लगता है, और एक है 360 जो कि वित्तीय आपातकाल है। ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल हम लोगों का 2 बार लग चुका है, और जो है कि ये राजकीय शासन जो होता है 356, ये लगते रहता है, किसी न किसी राज्य में लगता रहता है। सबसे पहले किस राज्य में लगा था? तो ये आपसे पूछा जाएगा कि राजकीय आपातकाल सबसे पहले किस राज्य में लगा था? तो वो लगा था पंजाब में। और सर्वाधिक बार किस राज्य में लगा है राजकीय आपातकाल? तो ये लगा है यूपी में। राजकीय आपातकाल या फिर 356 जो है कि ये अनुच्छेद, ये राजकीय आपातकाल कौन लगाता है? तो ये लगाते हैं राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है, इतनी बातें आपको एकदम याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं कि भाग 20 किससे संबंधित है? सभी भाग को एक बार पोस्टमार्टम करके ही देख लेते हैं। तो भाग 20 में क्या है? तो संविधान का संशोधन है, याद रखेंगे, संविधान संशोधन। ये आपसे मैं पूछूं कि बताइए संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, यानी ठीक है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि किस आर्टिकल में ये संविधान संशोधन है? मतलब आर्टिकल पूछे तो 368, और यदि भाग पूछे तो भाग है 20। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद हो गया। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जल्दी से बताइएगा कि आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इस आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो वो किया गया था 44वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। 4 और 4 8 यानी 78, और 4 और 2 6 यानी 42वां संविधान संशोधन यानी 1976। लास्ट में 6 है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं, बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये आप सबको पता ही है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का, यानी कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राइबोसोम क्या करता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम, ठीक है। और लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम हमारे जो है कि जब भी कोई कोशिका काम करना बंद कर देती है या फिर सही तरीके से काम नहीं करती है या फिर खराब हो जाती है, तो ये क्या करता है, ये अब ब्लास्ट हो जाता है, यानी ये क्या करता है, अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, और इसमें जो है कि एक अम्ल एसिड जैसा होता है जो कि उस पूरी की पूरी कोशिका को खराब कर देता है, मतलब खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। लाइसोसोम, इसी को कहते हैं आत्मघाती थैली, ठीक है। और केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? तो किसी कोशिका में केंद्रक होता है जो उसके कोशिका का दिमाग का काम करता है, यानी कोशिका के मस्तिष्क का काम कौन करता है? तो वो करता है न्यूक्लियस या फिर उसका केंद्रक। इसी में होता है डीएनए। डीएनए किस में होता है? इसी में होता है, याद रखेंगे, जो कि आनुवांशिक संरचना, मतलब आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। ये न्यूक्लियस में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या बताएंगे? मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि पादप कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं जो कि चौकोर होती हैं, ठीक है, चौकोर होती हैं, और इनकी कोशिकाओं के बाहर एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, तो ये किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की, ये याद रखेंगे। और इसमें दो बातें निकल रही हैं। पहली बात कि कोशिका भित्ति किन कोशिकाओं में होती है? तो केवल पादप कोशिकाओं में होती है, यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति होती है। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कवक में जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? तो जो कवक में कोशिका भित्ति बनी होती है ये क से कवक और क से काइटिन, काइटिन की बनी होती है कवक में, ठीक है। याद हो रहा है कि नहीं? धीरे धीरे आप याद रख करते रहिए, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको याद रखना है। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो बताएंगे कि बताइए कि क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है हरित लवक। ये हरित लवक किस में होता है? तो केवल पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही होता है। ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? तो भोजन में ये क्लोरोप्लास्ट हालांकि पत्तियों में होता है, और पत्तियों में जो हरा रंग होता है ये क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है कि भोजन बनाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और मैं आपसे कुछ पूछूं तो बताएंगे, बताइए जैसे लाइसोसोम आया है इसका नाम, एक आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। जब भी हमारे शरीर में कहीं पर कुछ भी कट जाता है तो जो कोशिका विभाजन का काम करता है, जैसे मान लीजिए कहीं कट गया हमारे शरीर में, तो इसको भरने का काम कौन करता है? आसपास की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में होता है सेंट्रोसोम, और वो सेंट्रोसोम ही क्या करता है? इस घाव को धीरे धीरे भर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है, और पहले नीति आयोग का नाम क्या था? नीति आयोग का जो पहले नाम था उसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग नीति आयोग का पहले नाम था, ठीक है। अच्छा, योजना आयोग कब बना था? तो ये आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे 1950 में बना था, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नीति देखिए इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। आपसे नीति आयोग का पूरा नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये नीति आयोग को क्या कहते हैं? तो हमारा थिंक टैंक कहा जाता है, थिंक टैंक, याद रखेंगे। योजना बनाने का, कुछ भी काम करने का, कोई भी योजना चलाती है, कुछ भी विकास का काम करना है तो ये सब सोचना जो है कि किसका काम है? थिंक टैंक यानी नीति आयोग का काम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है
इसी में एक पॉइंट आता है दोस्तों, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग में क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, एक उपाध्यक्ष होते हैं। इन उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो यही प्रधानमंत्री ही करते हैं उपाध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है। अच्छा, ये आपसे मैं पूछूं कि बताइएगा, नेक्स्ट है कि एक है राष्ट्रीय विकास परिषद आता है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका अध्यक्ष कौन होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये भी है प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। एक होता है दोस्तों जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। एक मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा, तो आर्टिकल 263 में आता है अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्य परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका अध्यक्ष का क्वेश्चन है मैं आपको पूरा पूरा बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सबको पता ही होगा, बैरोमीटर का। और वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए यानी ह्यूमिडिटी नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का, याद रखेंगे। और भूकंप को किस स्केल पर मापते हैं, तो रेक्टर स्केल पर मापते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है। और मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो बताइएगा कि बैरोमीटर का आविष्कार किया किसने था, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टॉरिसेली ने किया था, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा यहीं पर पूछा जाता है कि बताइए जब बैरोमीटर में अचानक गिरावट आती है तब क्या आने की संभावना होती है। अगर वायुमंडलीय दबाव अचानक से नीचे घटता है तो मतलब कि आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, बैरोमीटर से ही ये पता चल जाता है। ठीक है, बैरोमीटर के रीडिंग्स में ये आ जाता है कि हाँ भैया इसका दबाव तुरंत घट रहा है, बैरोमीटर में अचानक से रीडिंग घट रही है, तो इसका मतलब आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो बताइएगा, एक है ब्लड प्रेशर आता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। एक आपसे पूछूं, बताइए कि पानी के नीचे जो वस्तुएं होती हैं, अगर गहरे पानी में अगर कुछ वस्तु पड़ी हुई है तो इसका पता किससे लगाते हैं, तो वो लगाते हैं सोनार से। किससे, सोनार रेडिएशन जो हम लोग भेजते हैं, तो इसके द्वारा ये टकरा करके ये रेडिएशन वापस मशीन तक पहुंचती है, तो इससे पता चलता है कि हाँ भैया इस नीचे, पानी के नीचे कोई वस्तु है। ठीक है। एक मैं आपसे पूछूं कि बताइए समुद्र की गहराई को नापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो समुद्र की गहराई को नापते हैं वो नापते हैं फैदोमीटर से। किससे नापते हैं, फैदोमीटर से। ठीक है। एक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, बताइए कि विमान जो उड़ते हैं, विमान, ठीक है, तो विमान की जो ऊंचाई हम लोग नापते हैं वो किससे नापते हैं, अल्टीमीटर से नापते हैं, कि विमान या फिर हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा जो मापी जाती है किससे मापी जाती है, तो विद्युत धारा हम लोग मापते हैं एमीटर से। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो सबको पता होगा अनुच्छेद 17 में है। 14 में क्या है, तो 14 में है विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है, जाति धर्म लिंग के आधार पर कहीं भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। 18 में क्या है, तो 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, यह सब आपको पता होना चाहिए। 19 में तो आप सबको पता ही है, ए 19 के जो है कि 6 खंड हैं। ए है, ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और डी में क्या है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 में क्या है, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। 6 में क्या है, तो 6 में पहले संपत्ति का अधिकार था, अब उसको हटा दिया गया है। 7 में क्या है, तो कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। 21 आता है, 20 तो आपको पता ही है, दोष सिद्धि से संरक्षण 20 में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन 21 से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कि जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवाह का अधिकार, आप किसी से भी मनचाहे जो है कि पर्सन से विवाह वगैरह कर सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, मतलब स्वच्छ वातावरण आपका जो है कि ये अधिकार है। ठीक है। और 21 का आता है, यानी 21A 21 ए में, इसी में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। इस शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसमें है क्या, शिक्षा का अधिकार किसको है, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इनके माता पिता इनको पढ़ने के लिए जरूर भेजेंगे, अनिवार्य है ये,
किसके तहत अनिवार्य है? तो ये आर्टिकल 86 जो है कि 86 संविधान संशोधन के द्वारा है इसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ये बच्चे जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अगर माता पिता उसके नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। और एक आता है दोस्तों 22, तो 22 में आपको मैंने बता दिया कि गिरफ्तारी से संरक्षण है 22 में। 23 आता है, 23 में आता है तस्करी, त से 23, त से तस्करी मतलब मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक, ठीक है। और एक आता है 24, 24 में क्या है? तो 24 में है कि च से 24 और च से 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को, यानी 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को कारखाने में या फिर कहीं भी आप उनसे मजदूरी बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं। और आता है 25, 25 में क्या है? धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब 25 में क्या है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये 25 में है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप केवल बैठ करके सुनिए मत, लिखते रहिए, जो ना आए उसको तुरंत लिखिए, नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं काफ़ी फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। एक आता है आर्टिकल 32, तो आपको मैंने बता दिया कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है, मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। परमादेश है, हॉबियस कॉर्पस है, फिर जो है कि प्रतिषेध है, निषेध है, ये सब आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, विद्युत की सबसे अच्छे सुचालक धातु कौन सी है? सबसे अच्छी सुचालक धातु है चांदी। कौन है? चांदी, याद रखेंगे। चांदी के बाद कौन आता है? तो चांदी के बाद आता है तांबा। कौन आता है? तांबा। और तांबे के बाद कौन आता है? ये आता है सोना, Au जिसको ऑरम कहते हैं, ठीक है। Cu को क्या कहते हैं? क्यूप्रम कहते हैं, ये सब लैटिन नाम है। और Ag को क्या कहते हैं? अर्जेंटम कहते हैं। ये सब इसके लैटिन नाम पूरा पूरा भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। और जो महंगा होता है इसीलिए जो है कि चांदी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। और क्यूप्रम यानी कॉपर का जो है कि इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करते हैं, तारों वगैरह में, ये सबको पता ही होगा। और शीशा, शीशा आपको पता है कि विद्युत का कुचालक होता है। कौन? शीशा यानी लेड, ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये टंगस्टन मिलता कहाँ पर है? तो बल्ब में मिलता है। बल्ब में आपको तो सही सब ये पता ही होगा कि टंगस्टन में जो बल्ब लगाते हैं, बल्ब में एक टंगस्टन एक पतली तार होती है जो कि गर्म होने पर चमकती है और जो है कि प्रकाश देती है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए दोस्तों कि हीटर में किसका प्रयोग करते हैं तार बनाने में? तो हीटर में हम लोग प्रयोग करते हैं नाइक्रोम तार का, ठीक है। क्योंकि ये जब गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा हीट देता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है, जिससे हम लोग हीटर जो है कि इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो बताइए कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है, तो वो होता है पारा, ठीक है। आप सब जानते होंगे। एकमात्र ऐसी अधातु बताइए जो क्या होती है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। धातु क्या है? तो पारा है। अधातु कौन है? तो वो है ब्रोमीन, याद रखेंगे। एकमात्र ऐसी एक अधातु बताइए जो कि विद्युत का सुचालक है। जो एक अधातु होती है वो क्या होती है? विद्युत का सुचालक है। तो आप सबको पता ही होगा, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कहाँ पर मिलता है? पेंसिल में मिलती है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ऑस्मियम होती है सबसे भारी धातु, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, बताइए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, 24 कैरेट का। जो भले ही जानते हैं लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। बाकी गोदान, गबन, ये सब किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है। और एक आता है दोस्तों मालगुडी डेज और द गाइड। मालगुडी डेज और द गाइड ये किसकी पुस्तक है? तो R.K. नारायण जी की पुस्तक है, ठीक है। और एक पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन, किसकी पुस्तक है? तो सलमान रश्दी की पुस्तक है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपसे मैं पूछ दूं तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आप बताएंगे? ये आप बताएंगे क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं, बुक है, बताइए कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। मैं आपसे पूछूं, बताइए विंग्स ऑफ फायर के तो हो जाएंगे आप अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। मैं आपसे पूछूं, बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है। मैं आपसे पूछूं, बताइए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनको 1913 में इसी जो है कि बुक के लिए, उपन्यास है ये, तो इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सुटेबल बॉय पुस्तक किसकी है, ये आप बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसका उत्तर जो है कि कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए नौटंकी और रासलीला है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ नृत्य के बारे में पूछूंगा, आप फटाफट जवाब देंगे। बताइए, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये यूपी का है। यक्षगान कहाँ का है, तो यक्षगान है कर्नाटक का। मैं आपसे पूछूं, बताइए लावणी, लावणी और तमाशा ये कहाँ के हैं, तो ये लावणी और तमाशा है महाराष्ट्र के। भारतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। और जो कि सबसे प्राचीन नृत्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। सब लगभग 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है। सबसे नया कौन सा नृत्य है, तो वो है सत्रिया है, जो कि लगभग 500 वर्ष पुराना है, यह आपको पता होना चाहिए। और मैं आपसे पूछूं, बताइए कथकली कहाँ का है, तो कथकली केरल का है। मैं आपसे पूछूं कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो ये केरल का है। बिहू कहाँ का है, बिहू, तो बिहू कहाँ का है, ये असम का है। गरबा कहाँ का नृत्य है, तो सबको पता होगा गरबा है गुजरात का। यहीं पर एक नृत्य और किया जाता है भवाई, भवाई नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है गुजरात में, ठीक है। पोंगल कहाँ का है, पोंगल कहाँ का त्योहार है, तो ये पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। ओणम कहाँ का त्योहार है, ओणम, ओणम त्योहार है केरल का, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सबको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में की थी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताएंगे फटाफट जवाब। बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? INA, तो इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्हीं की एक आत्मकथा है, बड़ी पूछी जाती है दोस्तों, एन इंडियन पिलग्रिम, तो ये किसकी आत्मकथा है? ये है सुभाष चंद्र बोस जी की, ये आपको याद रखना है। यहीं पर मैं आपसे पूछूं, बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, और लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पर की थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और किसने की थी? तो VD सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी 1904 में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं, बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थापना हुई कहाँ पर थी, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। ढाका कहाँ की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। मैं आपसे पूछूं, बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, बताइए हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। त्रिपुरी अधिवेशन एक हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी, हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था यहाँ से। और उसके बाद की थी किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, RVP के, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये आपको याद रखना है सीक्वेंस में, ठीक है। पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वैशाली में जो कि बिहार में है, और तीसरी कहाँ पर? राजगीर में, ये भी बिहार में है। और कुंडलवन में एक हुई थी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, राजगीर में, ठीक है। अभी एक याद रखेंगे, एक RVP के, देखिए RVP के, अभी एक
मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इनके शासनकाल में हुई थी। राजगीर की कहाँ हुई थी? अजातशत्रु राजगीर में हुई थी और अजातशत्रु के समय में। वैशाली में हुई थी तो उस समय कौन था? कालाशोक था। और जब इधर यहाँ पर हुई थी पाटलिपुत्र में, तब यहाँ पर था अशोक। और जब कुंडलवन में हुआ था तब कौन था? कनिष्क था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राजगीर में कब हुआ था? 483, 383, 255 और पहली सदी। 483, 383, 255 और पहली सदी। ये आपको एक बार सीक्वेंस में याद रखना है कि पहली कब हुई थी? 483 बीसी में। ये कब हुई थी? बीसी में। ये सब बीसी में है, लेकिन 255 यहाँ से है पहली सदी में, यहाँ से। बाकी ऊपर से बीसी में है, मतलब ईसा पूर्व में हुए थे। 483, 383 और 483, 383, 255 और पहली सदी। और आपसे मैं पूछूं पहले के कि कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरे के कौन थे? साबक मीर थे अध्यक्ष। और जो है कि महाकश्यप, साबक मीर और हो जाएंगे मोगली पुत्तिस गोसाल। ठीक है, और तीसरे चौथे के कौन थे? वसुमित्र। तो MSMV आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे दो चार क्वेश्चन और पूछता हूँ बौद्ध धर्म के बारे में, आप बताएंगे फटाफट। बताइएगा कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में हुई थी, बिहार में। ठीक है, त्रिपिटक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, जिसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। ये तीन पुस्तकों का संकलन है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं ये किसमें हैं? तो जातक कथा में है, जातक कथाओं में है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित इसमें कहानियां लिखी गई हैं। मैं आपसे पूछूं, बताइए लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका में स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर मतलब सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, तो ये है श्रीहरिकोटा में। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। मैं आपसे पूछूं, बताइए होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वे थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध उत्पादन से। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है, जिसमें गेहूं पर सबसे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। पहला गेहूं में और दूसरा चावल में। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए भारत का जो पहला उपग्रह था ये कब लॉन्च किया गया था? पहली बात तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। ये कब लॉन्च हुआ था? 1975 में लॉन्च हुआ था। मैं आपसे पूछूं, बताइए चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये जो है कि 2023 में लॉन्च हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 2023 में 23 अगस्त 2023 को ये जो है कि चंद्रमा जो है कि पूरी तरीके से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था? तो शिव शक्ति पॉइंट रखा था, आपको पता होना चाहिए। और 23 अगस्त को ही हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं, बताइए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कौन सा? स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का
रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ये सब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन के, ई, डी, ए यानी कीड़ा से आप याद रखेंगे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कोबाल्ट, आपको याद रखना है। और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन के। सूर्य की किरणों में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो नागौर जिले में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, राजस्थान में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने दी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। ये कब बनी थी? 1957 में बनी थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया था पहली बात, तो ये आपको पता होना चाहिए, उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछूं कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस संविधान संशोधन से लागू हुई थी? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और पंचायती राज दिवस हम लोग हर साल कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। जो पंचायती राज है ये संविधान की किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। जिसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पंचायतों का जो वर्णन है हमारे संविधान में किसने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो ये है 243 से 200 ओ तक, 243 ओ तक, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा का उल्लेख जो है कि हमारे किस अनुच्छेद में है ग्राम सभा का उल्लेख? तो 243 ए में है। किस में है? 243 ए में है। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कब बना था अशोक मेहता समिति? ये बनी थी 1977 में। तो बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तरीय व्यवस्था दी थी और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय व्यवस्था दी थी। एक बना था 57 में, एक बना था 77 में। याद भी करते रहना है साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ये आपको याद रखना है। और मस्तिष्क की जो सबसे छोटी इकाई होती है, कोशिका होती है, उसको कहते हैं न्यूरॉन। और हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। ठीक है, एल्वियोली कहाँ पाया जाता है? एल्वियोली किसकी इकाई होती है सबसे छोटी? तो वो होती है फेफड़ों की। और विलाई कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं छोटी आंत में। हमारे जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने का काम कौन करता है? तो ये विलाई करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी आंतों में बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे इसी से संबंधित पूछ रहा हूँ दोस्तों कि जैसे जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तो रक्त छानने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हमारा ये किडनी खराब हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं? तो हमें जो है कि डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस किडनी खराब होने पर जो हमारा रक्त होता है उसको शोधित किया जाता है, मतलब उसको शुद्ध किया जाता है। किस पद्धति से? तो डायलिसिस पद्धति से। ठीक है, ये आपको पता होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि जो मानव का मूत्र होता है उसमें जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो फैक्ट्स है, ये सब आपको रट जाने हैं, घोल कर पी जाने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, बताइएगा कि बोमेन संपुट, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किडनी में। कहाँ पर? किडनी में ही पाया जाता है। और किडनी में भी कहाँ? नेफ्रॉन में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए किडनी से ही संबंधित कि मानव शरीर का जो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है वो कौन है? तो वही होता है किडनी। कौन होता है? किडनी। और मूत्र में मुख्य रूप से जो यूरिया पाया जाता है, यूरिया ये जो है कि किडनी से ही निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पता होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? डब्ल्यूटीओ का भी जनेवा में है। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जनेवा में है। यूएन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूएन जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में है। मैं आपसे पूछूं बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हेग में है, ठीक है, हेग में। और इसमें कितने जज बैठते हैं टोटल, ये भी पूछा जाता है, तो 15 जज बैठते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन जजों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है, ठीक है। वर्तमान में भारत की तरफ से कौन है? तो वो है दलबीर भंडारी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, ये बन करके तैयार हुआ था 1949 में, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का तो काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो ज से जाइलम, ज से जल और खनिजों का परिवहन, ज से जल का परिवहन कौन करता है? तो ये जाइलम ही करता है, ठीक है। और फलों का मतलब भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ये करता है फ्लोएम, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये कहाँ पर होती है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। और जो क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है मैग्नीशियम। कौन होता है? मैग्नीशियम, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो एक पता आपको पता होगा कि वाष्पोत्सर्जन पौधे करते हैं, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहाँ से करते हैं? तो पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं पत्तियों से। और पत्तियों में कैसे करते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है कि पौधे और जो है कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और उन रंध्रों को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है, आप ये जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइएगा कि पौधे जो है कि अपना भोजन जो है कि किस रूप में बनाते हैं? तो वो बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। लेकिन जमा कैसे करते हैं? तो जमा यानी स्टोर करते हैं आपके स्टार्च के रूप में, स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है कि किस अनुच्छेद में आता है? तो 108 में आता है। और संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से ली है? तो ये ली है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन किस पर बुलाया जा सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है, ठीक है, साधारण विधेयक पर, ठीक है। और ये जैसे धन विधेयक हो गया, धन विधेयक 110 में आता है। और ना ही ये बुलाया जा सकता है संविधान संशोधन पर, ठीक है। तो न धन विधेयक, न संविधान संशोधन, ना या और किसी मामले पर, ये केवल और केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब तक कितनी बार भारत में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? 3 बार, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बताइए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं जो संयुक्त बैठक होती है, इस संयुक्त बैठक में जो कोरम होता है, ये कोरम में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होना चाहिए? तो 1/10 होनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नई संसद जो भवन बनी है हम लोगों का, जो नई संसद भवन है इसका वास्तुकार कौन है? तो यह आपको पता होगा, बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो ये है भारत और थाईलैंड के बीच में, आपको पता होगा, ठीक है। सूर्य किरण अभ्यास ये पूछा जाता है दोस्तों बहुत ज्यादा। सूर्य किरण, तो सूर्य किरण किसके किसके बीच में? तो भारत और नेपाल के बीच में। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा मित्र शक्ति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संप्रीति, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, ये किसके किसके बीच में? तो भारत और अमेरिका के बीच में। एक अमेरिका के बीच में और होता है युद्ध अभ्यास।
तो युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। एक आता है दोस्तों गरुण शक्ति। गरुण शक्ति ये किसके किसके बीच में? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पूरे पूरे नोट्स करने हैं, ठीक है। एक मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन का जो है कि अभ्यास किससे किसके बीच में? तो भारत और जापान के बीच में। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है डस्टलिक। डस्टलिक अभ्यास किसके किसके बीच में? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और एक पूछा जाता है मालाबार। तो मालाबार में 4 देश हैं, क्वाड देश। भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है, भारत कोकिला। और स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। अच्छा, जो ये भारत कोकिला है, ये उपाधि सरोजिनी नायडू को किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। पीटी उषा। पीटी उषा क्या है दोस्तों? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी। लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन लेडी के नाम से। तो वो कहा जाता है इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पहली महिला राज्यपाल तो आपको पता ही है, सरोजिनी नायडू। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, आपको पता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर मॉम किसे कहा जाता है? सुपर मॉम। तो सुपर मॉम कहा जाता है मैरी कॉम को, मॉम कॉम, ठीक है। अच्छा, निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? निर्मल हृदय, तो ये कहा जाता है मदर टेरेसा को, ठीक है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये सब उपनाम से क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, बताइएगा कि माता वसंत किसे कहा जाता है? माता वसंत, तो ये कहा जाता है एनी बेसेंट को। बसंत बसंत, बेसेंट बेसेंट, याद हो जाएगा। और भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये आप सबको पता होगा, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर। कहाँ पर? श्रीनगर में, डल झील में। डल झील श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। यहीं पर मैं आपसे पूछूं तो बताइए, ये पहली बार श्रीनगर में आयोजित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पहली बार, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, बताइए चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील भारत के उड़ीसा में है। सांभर झील कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, सांभर झील। वुलर झील कहाँ पर है? तो कश्मीर में स्थित है वुलर झील। पुलिकट झील कहाँ पर है? तो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्लास दोस्तों बनाने में एक एक क्वेश्चन से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालने में बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये डिटेल्ड क्लास अच्छी लग रही है, क्योंकि एक प्रैक्टिस के तौर पर है तो ज़्यादा मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको वन लाइनर के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। तो बस जाते जाते बस एक काम कर दिया करिए दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करिए, इससे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है अगली वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।